हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस हैदर लर्निंग चैनल। तो रिसर्च सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमको थ्रू आउट द रिसर्च एक सीरीज ऑफ स्टेप को फॉलो करना होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज द वे और टेक्निक ऑफ डूइंग समथिंग विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। जब भी हम कोई तरीके से, कोई स्पेसिफिक टेक्निक से जब कोई काम करते हैं कोई स्पेसिफिक गोल के लिए, कोई एक काम करने के लिए किसी विधि को फॉलो करना, किसी स्पेसिफिक सीरीज ऑफ स्टेप को फॉलो करना इस प्रोसेस। तो रिसर्च में प्रोसेस का क्या काम? तो पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस इन रिसर्च इज टू डायरेक्ट और गाइड रिसर्चर टू डिराइव सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द फिनोमिना अंडर द स्टडी। तो जो भी रिसर्चर जिस टॉपिक पे भी रिसर्च करना चाहता है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी है वो उसको सिस्टमैटिक तरीके से कर पाए, उसके लिए रिसर्च प्रोसेस जो है उसको गाइड करता है। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन रिसर्च। उसके बाद हम ये समझते हैं रिसर्च प्रोसेस होता क्या है। तो रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेप्स रिसर्चर टेक्स टू आइडेंटिफाई द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपका जो टॉपिक है वो। तो जब भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे काम करने के लिए, उसका रीज़न जानने के लिए, जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर जानने के लिए, जब आप सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन करते हैं, उस डाटा को एग्जामिन करते हैं, उस डाटा का एनालिसिस करते हैं और उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को जो है हम रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। जो ये सारे स्टेप्स हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और उसकी रिपोर्टिंग, ये सब कुछ जो है रिसर्च प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो अब रिसर्च के प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? तो इसमें जो है डिफरेंट मॉडल्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये एक कॉमन मॉडल है जो कि 4 स्टेप मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं: असेसमेंट, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। ये 4 स्टेप में ही पूरा रिसर्च प्रोसेस कंपाइल्ड है, ऐसा माना जाता है। तो असेसमेंट में क्या होगा? किसी चीज़ को एसेस करना, टू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले असेसमेंट फेज में हम क्या करते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, जो प्रीवियस स्टडीज़ और लिटरेचर है उनको रिव्यू करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स है उस टॉपिक पे जो भी काम किया जा चुका है ऑलरेडी उन सबको हम चेक करते हैं और उनसे सोर्सेज और बेस बनाते हैं अपने नॉलेज का। और फिर हम वेरिएबल जिसको आइडेंटिफाई करना है उसको हम रूल आउट करते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे जो है जलनेती का इफ़ेक्ट देखना है नेज़ल पॉलिप पे, ठीक है। तो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? नेज़ल पॉलिप। और उसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ जलनेती और नेज़ल पॉलिप, कि नेज़ल पॉलिप का कोई इफ़ेक्ट या कोई रिलेशन है जलनेती से। मैंने इसके लिए बहुत सारे लिटरेचर रिव्यूज़ जो हैं और लिटरेचर जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो मैंने चेक किए। तो जलनेती एज सच हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो हम डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करके, क्योंकि हमने देखा था कि लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करते हैं, ऑलरेडी वीडियोज़ जो है आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस क्या होता है। तो बुलियन सर्च करके, मैश वर्ड्स यूज़ करके, अल्टरनेट, सलाइन वाटर, नेज़ल इरिगेशन, इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके लिटरेचर रिव्यू हम करेंगे और फिर हम अपना वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या हम पॉलिप के साइज़ पे जाके उसको टेस्ट करेंगे, मेरा वेरिएबल क्या होगा उसमें, क्या आउटकम के बेसिस पे हम ये दर्शाएंगे कि हाँ जो जलनेती है वो नेज़ल पॉलिप पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट दिखा रही है, उसके लिए हमें मेजरेबल वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल नेज़ल पॉलिप का साइज़, उसका रीअकरेंस, ये सब कोई वेरिएबल हो सकते हैं बेस्ड ऑन अ मेजरिंग पैरामीटर। तो ये हुआ असेसमेंट। फिर उसके बाद असेसमेंट के बाद हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि हमने क्या क्या रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेरी थी हमारे पास एक, हमने उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, हमने रिसर्च फाइंडिंग्स पढ़ ली, हमने अपना वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमको क्या करना है? स्टडी प्लान करनी है। एज द नेम सजेस्ट, प्लानिंग। स्टेप क्या बोल रहा है? प्लानिंग करना। किस चीज़ की प्लानिंग? तो रिसर्च मेथडोलॉजी की, कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होंगी, सैम्पल कैसे होंगे, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग कौन सी टेक्निक यूज़ करके की जाएगी, ये सब कुछ जो है हमको प्लानिंग के फेज़ में डिफ़ाइन करना होगा। और उस पर्टिकुलर पैरामीटर को, जैसे कि मैंने बोला नेज़ल पॉलिप पे मुझे देखना है, तो उस नेज़ल पॉलिप को
हम किस स्केल पे या किस पैरामीटर के थ्रू मेजर करेंगे, या हम मेजल पॉलिप का कौन सा ग्रेडिंग यूज़ करेंगे, कोई टूल यूज़ करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ असेस करेंगे, वो क्या पर्टिकुलर वेरिएबल है जो हम मेजर करना चाहते हैं, वो सब कुछ हम प्लानिंग में डिफाइन करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन में क्या होगा कि जैसे मैंने इंटरवेंशन लिया जलनेती, तो मैंने जलनेती जो है वो पेशेंट को कराई, जो भी ड्यूरेशन के लिए था, मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया विथ आवर इंटरवेंशन, कि जो भी आप इंटरवेंशन दे रहे हैं या जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं जिस भी पर्टिकुलर मोडालिटी या प्रोटोकॉल के साथ, वो आप पेशेंट को दोगे और प्री पोस्ट और जैसा भी डाटा आपका हो स्टडी डिज़ाइन में वो आप कलेक्ट करोगे। तो डाटा कलेक्शन इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंटरवेंशन। देन द लास्ट स्टेप इज़ इवैल्यूएशन। अब उस डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाएगा, उसके स्टैट्स निकलने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि अच्छा क्या जलनेती और नेजल पॉलिप में कोई रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी टाइप का रिलेशन है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रिलेशन है, तो वो कितना इफेक्टिव है, कितना पॉजिटिव रिलेशन है, कितना इफेक्ट साइज है उसका, ये सारा हम इंटरप्रेट करेंगे। और उसके बाद उस फाइंडिंग को हम कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि रिसर्च राइटिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे ताकि उसकी जो फाइंडिंग्स है उसको प्रैक्टिस में लाया जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रोसेस, 4 स्टेप मॉडल ऑफ रिसर्च, जिसमें कि हम असेसमेंट, प्लानिंग, इंटरव्यू और इवैल्यूएशन 4 चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं 5 फेज मॉडल इन रिसर्च प्रोसेस। तो 5 फेज जो मॉडल है उसमें 5 स्टेप बताए गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि फेजेस मॉडल, आपको जो भी मॉडल अच्छा लगे आप उसी के थ्रू समझ के जो है अपने एग्ज़ाम्स या फिर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सब में जो इंटरनल स्टेप्स हैं वो सेम हैं, बस इस मॉडल्स में जो हेडिंग्स हैं वो अलग हो जाएंगी, बाकी जो इंटरनल स्टेप्स हैं, क्योंकि रिसर्च का जो प्रोसेस है वो सब जगह सिमिलर होगा। तो नेक्स्ट इज 5 फेज मॉडल। तो 5 फेज मॉडल में 5 फेज कौन से हैं? सबसे पहले कंसेप्चुअल फेज। तो कंसेप्चुअल फेज नाम से ही समझ आ रहा है कि आप पहले कंसेप्ट बिल्ड करोगे। तो कैसे बिल्ड करोगे? रिसर्च टॉपिक का फॉर्मुलेशन होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, ये सब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी चेक करेंगे कि कैसे ये फेज को हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप इज फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन फेज का क्या मतलब है कि आप डिज़ाइन और प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। तो दिस इज प्लानिंग फेज ऑफ रिसर्च। अगर हम प्रीवियस मॉडल के हिसाब से देखें तो ये जो है प्लानिंग फेज और डिज़ाइनिंग फेज भी इसको कहा जा सकता है। फिर आता है हमारा एम्पेरिकल फेज। तो एम्पेरिकल फेज, एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डाटा कलेक्शन, प्रिपेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा प्रिपरेशन और कलेक्शन और इंटरवेंशन, जो भी आपका स्टेप है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आएगा आपका एनालिटिकल फेज। तो एनालिटिकल फेज में क्या होगा? डाटा का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। और उसके बाद आता है डिसेमिनेटिव फेज, यानी कि आप उस डाटा की जो फाइंडिंग्स हैं उसको कम्युनिकेट करोगे। किसमें? कम्युनिटी में। तो रिसर्च राइटिंग बेसिकली, कि आप पब्लिश करा के, पेपर लिख के उसको जो है कम्युनिकेट करोगे। तो दिस आर द 5 स्टेप मॉडल इन रिसर्च प्रोसेस, जिसमें आएगा कंसेप्चुअल फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन और प्लानिंग फेज, एम्पेरिकल फेज, एनालिटिकल फेज और आपका डिसेमिनेशन फेज। तो आइए देखते हैं इस 5 फेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन 5 फेज में हम करते क्या हैं। तो फर्स्ट फेज, जैसे कि कंसेप्ट बिल्ड करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले हमको रिसर्च टॉपिक देखना है, फिर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करना है, और उसके बाद हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, लिटरेचर का रिव्यू करना है। तो हमने ऑलरेडी जो रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन फ्रेमिंग, लिटरेचर रिव्यू, इन तीनों ही टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुका है हम, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको रेफर कर सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम हम 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक होता है पिकोट्स, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और दूसरा क्राइटेरिया होता है फाइनर क्राइटेरिया। तो फाइनर क्राइटेरिया का मतलब होता है FINER। तो F स्टैंड्स फॉर फिजिबिलिटी, कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, मनी, मटेरियल, मैन पावर, सब्जेक्ट्स, ये सारी अवेलेबिलिटी है या नहीं, आप वो चेक करेंगे। फिर I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्टिंग, कि रिसर्चर, कम्युनिटी और पेशेंट के लिए वो बेनिफिशियल होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं। N स्टैंड फॉर नॉवल, जो भी तरीका है वो स्टैंडर्ड और मॉरल वे में नॉवल होना चाहिए वो तरीका। E स्टैंड्स फॉर इथिकल, जो भी आप रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो इथिकली राइट होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। और R
इज स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट. तो एनीथिंग विच इज़ नॉट रेलेवेंट इज़ नॉट फॉर रिसर्च. दैट इज़ वेरी क्लियर. तो रिसर्च क्वेश्चन में हम दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, पिकोट्स और फाइंडर. उसके बाद हम लिटरेचर का रिव्यू करेंगे, बुलियन सर्च, मैश वर्ड्स यूज़ करके और भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे. फिर आ जाएगा हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन. तो एम और ऑब्जेक्टिव में बहुत बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं. तो बेसिकली एम क्या होता है? एम वो होता है जो ब्रॉडर गोल को डिफाइन करता है कि ओवरऑल स्टडी का गोल क्या है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेप को डिफाइन करता है कि उस एम को कैसे अचीव किया जाएगा. तो अगर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म पे बोलूँ तो एम रिप्रेजेंट्स द ब्रॉड गोल ऑफ द स्टडी एंड ऑब्जेक्टिव आर द स्टेप्स टेकन टू अचीव दैट पर्टिकुलर एम. और एम इलस्ट्रेट व्हाट one wants to achieve and objective depicts how one is going to achieve that particular goal or aim. तो aim जो है वो broad term है और objective जो है वो एक narrow down term है कि आप उस particular aim को कैसे achieve करोगे, वो जो है वो आप objective के थ्रू define करते हो. उसके अलावा objectives को discuss करने के लिए basically हम एक mnemonic यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं स्मार्ट कोड हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए. तो वो स्मार्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम कॉन्स्टेंट. तो ये 5 क्वालिटीज़ जो है वो एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्रिएट करती है. तो स्मार्ट जो कोड है उसको यूज़ करके हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं जनरली. उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप आपका थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि आप एक रफ फ्रेमवर्क बनाएंगे कि बेसिकली आपका वैल्यूएबल पार्ट क्या है उस पर्टिकुलर रिसर्च में, आप क्यों ये रिसर्च को करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं. फिर उसके बाद है आप अपने टर्म्स डिफाइन करेंगे. जो भी पर्टिकुलर चीज़ आप ले रहे हैं इंटरवेंशन की या फिर टारगेट पॉपुलेशन की, वो आप डिफाइन करेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशंस में. अगर आप चेक करेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशंस, हर चीज़ की ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन बोले तो हम सबको WHO की हेल्थ डेफिनेशन पता है, बट हेल्थ की एक ऑपरेशनल डेफिनेशन भी होती है. तो ऐसे ही जो भी टर्म्स आप यूज़ करें, जो भी आप इंटरवेंशन और पॉपुलेशन यूज़ करें, उनको आप ऑपरेशनल टर्म्स में डिफाइन करोगे अपने सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल में. और उसके बाद आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन और आइडेंटिफाई करोगे कि आपको इस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स को कंसीडर करना है और क्यों करना है. तो ये हो जाएगा आपका फेज़ 1 कंप्लीट. देन तो फेज़ 2 में या फेज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि आपका डिज़ाइनिंग और प्लानिंग फेज़ भी कहा जाता है, उसमें आप क्या करेंगे कि हम रिसर्च डिज़ाइन कौन सी लेनी है अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्वेश्चन और हमारे हाइपोथेसिस के, ये हम डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को और पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को कौन सी डिज़ाइन जो है बेस्ट तरीके से आंसर कर सकती है. फिर उसके बाद हम अपनी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कैसी पॉपुलेशन लेनी होगी इस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइपोग्लाइसेमिक कोई कंटेंट या फूड पे काम करना है या फिर कोई मेडिसिन पे काम करना है, तो मेरे लिए बेस्ट पॉपुलेशन होगी जिनका ब्लड शुगर लेवल रेज रहता है, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स. तो लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस और आपके रिसर्च क्वेश्चन के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए पॉपुलेशन बेस्ट कौन सी रहेगी. और एक और ऑप्शन होता है जब आप नई कोई रिसर्च करते हैं, जब हमारे पास अवेलेबल डाटा नहीं होता, कोई नई थेरेपी या नया प्रोटोकॉल जब आप ट्राई करते हो, तो सबसे पहले जो है उस पर केस रिपोर्ट, केस सीरीज या फिर उसको हेल्दी एडल्ट्स पे किया जाता है. तो हेल्दी एडल्ट्स के लिए क्या होता है कि कोई भी जो आपकी फिजिबिलिटी में हो, यानी कि आपके रीच में लोग हों, जैसे आप अगर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई कॉलेज में काम करते हैं तो आपके लिए कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो हेल्दी एडल्ट्स हो सकते हैं. उसके लिए भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन बट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है. देन फिर आता है सैम्पलिंग प्लान. तो पॉपुलेशन हमने डिसाइड कर ली कि हमको कौन सी पॉपुलेशन पे काम करना है अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्वेश्चन. फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे उनकी सैम्पलिंग करनी है, तो कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करना है. आने वाले चैप्टर्स और वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है. एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, जिसके नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. यानी कि जितने भी लोग हैं
आपकी पॉपुलेशन में या आपके जो भी एसेसिबल पॉपुलेशन है उसमें उन सबको इक्वल चांस मिलेगा उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन ग्रुप में आने का, क्योंकि हम 2 ग्रुप बनाते हैं जनरली। अगर हम बायोमेडिकल रिसर्च की बात करें तो हम केस और कंट्रोल दोनों को ही कंसीडर करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमको ईजी होता है और उसमें बायसनेस कम होती है जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल जो नॉन प्रोबेबिलिटी का है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेयर डिसीज़ पे काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप वहाँ रैंडमाइजेशन कर पाएँ, आप उसमें जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाले एस्पेक्ट्स लगा पाए। तो वहाँ पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेते हैं, जैसे स्नोबॉलिंग में हम क्या करते हैं कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बारे में हमको पता चलता है, या फिर और कोई पर्टिकुलर सेंटर से अगर आप ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पर्टिकुलर स्टडी डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं या फिर रिसर्चर की ईज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ईज़ है, आप 10 लोगों में ही जो है गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर सकते हैं, तो आप नॉन कन्वीनियंट और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो ले सकते हैं। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे फेज़ 2 में कि हमको कैसे सैम्पलिंग करनी, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करके हम सैम्पल्स को रिक्रूट करेंगे। फिर उसके बाद आएगा प्रोटोकॉल्स या फिर टूल्स जो भी हम यूज़ करने वाले हैं। प्रोटोकॉल्स यानी कि अगर आप कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ड्रग पे, मेडिसिन पे या कोई थेरेपी पे ट्रायल करना है तो हम उसका प्रोटोकॉल बनाएंगे कि ये थेरेपी दिन में इतने बार इतने ड्यूरेशन के लिए हम देंगे, दैट इज़ प्रोटोकॉल। अ सिंपल प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। और टूल्स यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ का असेसमेंट करना है कोई पर्टिकुलर पेशेंट्स पे या कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे, तो वहाँ पे अगर या तो हम खुद टूल बनाएंगे, 2 तरीके होते हैं, या तो हम खुद टूल बनाएंगे यानी कि क्वेश्चनेयर्स बनाएंगे जिसको वैलिडेट करा के फिर हम उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेंगे, या फिर आप वैलिडेटेड क्वेश्चनेयर्स को ले करके उसके अकॉर्डिंग जो है डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ असेस करना है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के नंबर्स ऑफ क्वेश्चनेयर्स अवेलेबल है, WHO ब्रेफ है, शॉर्ट फॉर्म 36, शॉर्ट फॉर्म 8, ये बहुत सारे वैलिडेटेड टूल्स हैं जो आप अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है राइटिंग द डाटा कलेक्शन मेथड्स, यानी कि यहाँ से जो है जब आप रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उसी टाइम डिसाइड करना है कि आप डाटा को कलेक्ट कैसे करोगे, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कि आप कितने मंथ्स तक रिक्रूटमेंट को ओपन रखोगे कि हाँ हम 6 महीने तक जो है डाटा कलेक्शन का ड्यूरेशन सेट कर रहे हैं, कब से कब तक का कर रहे हैं, कैसे मेथड से डाटा कलेक्शन होगा, पेशेंट पहले आएगा, उसका रैंडमाइजेशन होगा, उसकी ब्रीफिंग होगी, उसका कंसेंट फॉर्म साइन होगा, फिर उसको इंटरवेंशन मिलेगा, जो भी इंटरवेंशन का प्रोटोकॉल है या टूल्स एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो सबको आपको राइट डाउन करना होगा। उसके बाद आता है आपका एथिकल जस्टिफिकेशन, क्योंकि जनरली क्या होता है रिसर्च प्रपोजल जब भी हम सबमिट करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन देना होता है और उसकी मीटिंग्स होती हैं, रिसर्च प्रपोजल मीट्स होते हैं। उसके बाद जो है वो स्टडी या प्रपोजल जो है वो फाइनलाइज होता है और आपको एथिकल कंसिड्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूट से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से लेना होता है। देन जब वो फाइनलाइज हो जाएगा, एथिकल आ जाएगा, तब आपको करनी है पायलट स्टडी, या इसको फिजिबिलिटी स्टडी के नाम से भी हम जानते हैं। पायलट स्टडी का मेन पर्पस होता है कि वो पर्टिकुलर रिसर्च मैन पावर, अवेलेबिलिटी और प्रैक्टिकली यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजिकली कितनी करेक्ट है उसका हम ट्रायल करते हैं छोटे लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 1000 डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे काम करना है तो उसके लिए उतने रिसोर्सेज, उतना मैन पावर, उतना टाइम, सब कुछ लगेगा। तो वो मेथोडोलॉजी और वो पर्टिकुलर जो सारा फेज़ आपने बनाया है, प्लानिंग आपने की है, वो कितनी एक्यूरेट है उसको चेक करने के लिए हम पायलट स्टडी करेंगे, जो 10 से 50 लोगों में जो है हम कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी कितना अच्छे से काम करी है, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से हमको क्या आउटकम मिलेगा, क्या इम्प्रूवमेंट हम इस प्रपोजल में कर सकते हैं, वो हम पायलट स्टडी के थ्रू करते हैं। देन रिव्यू एंड फाइनलाइज द रिसर्च प्लान, और पायलट स्टडी या फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम जो स्टडी है पर्टिकुलरली प्रपोजल है उसको फाइनलाइज करते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड फेज आ जाता है हमारा एम्पैरिकल फेज। तो एम्पैरिकल फेज में दैट मीन्स यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल थिंग। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज डाटा कलेक्शन, कि आप जो है डाटा कलेक्शन यहाँ पे जो भी आपकी पॉपुलेशन है उससे करोगे इंटरवेंशन देने के बाद, और फिर डाटा को जो है एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करोगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिपोर्ट्स लेनी है स्पायरोमेट्री की, फॉर एग्जांपल मैंने टीबी के पेशेंट्स लिए और मैंने उनकी PFT कराई, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट,
तो अब उस डाटा को, क्योंकि वो तो रिपोर्ट के फॉर्म में मिलेगी मुझे, प्री एंड पोस्ट जब भी हम कोई इंटरवेंशन देके करेंगे या ड्रग देके करेंगे तो वो तो मुझे रिपोर्ट्स देगा, स्पायरोमेट्री और पीएफटी रिपोर्ट्स, बट उसको जो है हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है। और डिफरेंट टूल्स भी होते हैं, डाटा मैनेजमेंट टूल्स भी आते हैं काफ़ी सारे, एआई तो अब काफ़ी एडवांस हो गया तो उसके भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो उसके बेसिस पे हम डाटा को जो है ऑर्गेनाइज कर देंगे और फिर उसे जो है नेक्स्ट एनालिटिकल फेज़ के लिए ले जाएंगे। तो फोर्थ फेज़ हमारा आ जाता है एनालिटिकल फेज़, जहाँ पे हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसमें स्टैट्स के डिफरेंट, क्योंकि डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा का एनालिसिस करवाएंगे पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बेसिस पे, और फिर उसका रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी फाइंडिंग्स आई है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ड्रग पे अगर हमने काम किया तो वो ड्रग का पॉजिटिव इफेक्ट है, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट का पॉसिबल मैकेनिज्म, उसकी फाइंडिंग्स प्रीवियस रिसर्चेस के साथ मैच हो रही है कि नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कशन पार्ट में लिखते हैं। और उसके अलावा एनालिटिकल फेज में ही हमको समझ आता है कि उस पर्टिकुलर स्टडी में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक स्टडी को करने के दौरान में और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज आता है कि आप और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए जो डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं, कई बार ट्रायल फेजेस में किए जाते हैं कि इनिशियली वो स्टडी किसी और पर्पस से स्टार्ट हुई थी, बट पर्पस एंड होने के बाद उसमें कुछ और उन्होंने फाइंडिंग्स पाई, तो उसका फेज़ 2 वो कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो एनालिटिकल फेज में ही जो है हम लिमिटेशन, स्ट्रेंथ और फ्यूचर एस्पेक्ट जो है वो डिफाइन करेंगे, ताकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो आगे उस तरीके से सोच सके और काम कर सके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। देन द लास्ट फेज इज डिसेमिनेटिव फेज, यानी कि आपको जो रिजल्ट की, जो भी रिसर्च आपने की है उसके रिजल्ट की फाइंडिंग्स क्या आई है वो आपको कम्युनिकेट करना है पब्लिकली। तो हम डिसर्टेशन राइटिंग, पब्लिकेशंस, ये सारा जो फेज़ है वो डिसेमिनेटिव फेज में ही आता है, और उसका जनरलाइजेशन होगा। जो भी फाइंडिंग्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ बायोमेडिकल रिसर्च की बात हो रही है, तो जो भी आप ड्रग पे या कोई थेरेपी पे काम कर रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस में लाएंगे, जनरलाइजेशन करेंगे। वो जो सैम्पल में हमने काम किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 डायबिटीज़ पेशेंट्स पे जो काम किया है और वो स्टैट्स का जो रिजल्ट है, वो पर्टिकुलर स्टडी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको फ्यूचर इम्प्लीकेशंस के लिए हम अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। हम अपने डायबिटीज़ पेशेंट्स को उस अकॉर्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं। दैट इज जनरलाइजेशन, कि आप अपनी फाइंडिंग को लार्जर पॉपुलेशन पे या उस ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई करें। सो दिस इज द 5 फेज मॉडल ऑफ रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 8 स्टेप मॉडल, जिसमें 3 फेजेस माने जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि ये सारे जो स्टेप्स हैं, जो रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स है, वो सब जगह सेम है, जस्ट टर्म्स अलग करके और फेजेस अलग करके इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो इस मॉडल में 3 फेज है, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला फेज है डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च। सबसे पहले फेज में आपको डिसाइड करना है कि आपको रिसर्च करनी क्यों है और किस पे करनी है। देन रिसर्च को प्लान करना है और रिसर्च को कंडक्ट करना है, दैट इज द थर्ड फेज। तो इसको आप यहाँ डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। डिसाइडिंग, तो फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू रिसर्च, और रिसर्च क्वेश्चन टू आंसर, आपके पास क्या क्वेरी है जिसको आप इस पर्टिकुलर रिसर्च से आंसर करना चाहते हैं। देन फेज 2 में प्लानिंग, कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे, कैसे उसके लिए एविडेंस जो है वो इकट्ठा करेंगे। देन थर्ड फेज इज अंडरटेकिंग, और कैसे आप उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो दैट इज द 3 फेजेस। तो फेज 1 में आपका एक स्टेप आता है, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि व्हाट वी हैव टू डू। तो दिस इज द ओनली स्टेप वी हैव इन फेज 1। देन फेज 2 में आपके 4 स्टेप आते हैं। पहला, कंसेप्चुअलाइजिंग द रिसर्च डिज़ाइन, कि आपको रिसर्च डिज़ाइन को डिसाइड करना है कि आप कौन सी पर्टिकुलर डिज़ाइन लेंगे। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन और सेलेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, क्वेश्चनर्स और जो भी हम पैरामीटर्स लेते हैं उनको ही कहते हैं। देन सेलेक्टिंग अ सैम्पल, कौन से पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन को आप अपना सैम्पल बनाना चाहते हैं और कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। देन
स्टेप 5 होगा राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि आपकी एक बेसिक प्लानिंग होने के बाद आप सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल जो है वो राइट अप करेंगे। राइट अप के बाद एथिकल लेने के बाद आप रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी इज कलेक्शन ऑफ डाटा, देन उसके बाद आप प्रोसेसिंग और डिस्प्ले करेंगे डाटा को, यानी कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसका एनालिसिस होगा और फिर हम डाटा को डिस्प्ले करेंगे, यानी कि रिजल्ट राइटिंग करेंगे। एंड देन द फाइनल स्टेप इज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशन और आर्टिकल, वॉट एवर योर नीड इज। सो ये 3 फेज हैं अकॉर्डिंग टू WHO। तो इसको अगर हम नॉर्मल टर्म्स में समझें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक ब्रीफ समरी है कि ओवरऑल जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो 4 स्टेप मॉडल हो, 5 स्टेप मॉडल हो, 8 स्टेप मॉडल हो, ये स्टेप सारे रिसर्च प्रोसेस में होंगे। सबसे पहला रिसर्च क्वेश्चन जो है या प्रॉब्लम जो है उसको आप इवैल्यूएट करेंगे, देन लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, कैसी पॉपुलेशन लेना है, देन डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग टेक्निक्स आप डिसाइड करके डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा का एनालिसिस करके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करके आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रोसेस। और इसके अलावा रिसर्च में 2 चीज़ें आती है, एक होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो हमने अब तक डिस्कस कर लिया, और एक होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसको हम ऑपरेशनल स्टेप, ऑपरेशनल डेफिनेशंस इनके नाम से जानते हैं। तो ऑपरेशनल स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस जो हैं वो ये है। सबसे पहला है प्लानिंग, कि आप प्लान करोगे, रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करोगे, प्रोसेस, स्टडी डिज़ाइन, ये सारा कुछ। फिर आप हाइपोथेसिस या एम एंड ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन करोगे। फिर आप रिसर्च डिज़ाइन, जो भी उस पर्टिकुलर एम ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बेस्ट है वो ऑप्ट करोगे। देन सैम्पल की डिज़ाइन या सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको ऑप्ट करना है। देन आप डेटा कलेक्ट करोगे, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, then data analysis and interpretation and conclusion. This is the operational steps for research process. Then उसके बाद एक important step आता है, अगर आप बुक्स और डिफरेंट सोर्सेज अगर ऑप्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जो है आपको 2 अलग अलग सेक्शंस या 2 अलग अलग चैप्टर्स में रिसर्च प्रोसेस मिलेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए अलग, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए अलग। यहाँ मैंने ईजी वे में एग्ज़ाम पर्पज़ से और स्टूडेंट्स को समझने के लिए एक ब्रीफिंग करी हुई है कि दोनों पर्टिकुलर रिसर्च टाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं ब्रीफ में कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को के बारे में स्टडी करते हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल फीलिंग, कोई पर्टिकुलर कल्चर, वो सारी चीज़ें क्या है, आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले हो, ठीक है। उसको नंबरिंग करके आप उसको बहुत अच्छे से क्वांटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्लेस के लोगों की फूड चॉइसेस जाननी है, ठीक है, इट कैन बी डन कि उसको हम क्वांटिटेटिव मेजर्स मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको ऑप्शंस दे दूँ कि हाँ आपको 2 ऑप्शंस में ही उस पर्टिकुलर चॉइसेस को बतानी है, या तो आप मीठा पसंद करते हैं या तो आप तीखा पसंद करते हैं, बट दैट विड नॉट बी अप्रोप्रिएट बिकॉज फूड चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट पीपल की बहुत वास्ट हो सकती है, बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट आ सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्वालिटेटिव टाइप ऑफ स्टडी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि उसमें ओपन क्वेश्चंस होंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है फॉर एग्जांपल। तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या जो भी सैम्पल है आपका वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में अपनी फूड चॉइसेस के बारे में बात कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसे पैरामीटर्स या ऐसी चीज़ों पे हम रिसर्च करते हैं जिनको मेजर करना आसान है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, दिस ऑल कैन बी क्वान्टिफाइड, मतलब ये नंबरिंग या मेजरेबल है, इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। तो इनका पर्टिकुलर रिसर्च प्रोसेस में क्या डिफरेंस आता है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके बेसिस पे क्या डिफरेंशिएशन है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये हम देखेंगे। सबसे पहला है अंडरपिनिंग फिलॉसफी। तो कैसी फिलॉसफीज पे क्वांटिटेटिव रिसर्च काम करती है और कैसी फिलॉसफीज पे क्वालिटेटिव रिसर्च काम करती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो रैशनलिज्म में काम करती है, यानी कि दैट ह्यूमन बींग्स अचीव नॉलेज बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू रीजन, यानी कि रीजनेबल लॉजिक
हमेशा लॉजिक लगा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है वो एक्सपीरियंस की बात होती है, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, फीलिंग्स, मोर ऑफ जो कि डिस्क्रिप्टिव है फॉर्म में। सो द ओनली नॉलेज दैट ह्यूमन बींग्स एक्वायर इज फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जिसको आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हैं कुछ हद तक। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इज ऑल अबाउट एम्पिरिज्म एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल अबाउट रैशनलिज्म। देन सेकेंड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन अप्रोच टू इंक्वायरी। तो क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर, रिजिड, प्री डिटरमाइंड मेथडोलॉजी इज यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बोला कि हाँ अगर आपको लंग कैपेसिटी जो है वो मेजर करनी है तो आप स्पायरोमीटर या पीएफटी कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर लेंगे, दैट्स इट। उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे वही आप मेजर करेंगे, दैट इज़ प्री डिटरमाइंड। उसमें आप कुछ फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते हैं। बट वहीं क्वालिटेटिव में अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी क्वेश्चन किया था कि आपकी फूड चॉइस, दैट इज़ एन ओपन क्वेश्चन, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है एंड ओपन मेथडोलॉजी, यानी कि पेशेंट या सैम्पल जितना कुछ लिखना चाहे, जितना कुछ बताना चाहे उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो बता सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। इसीलिए जो पर्टिकुलर एटीट्यूड, कल्चर, इन सारे इथनोग्राफिक्स वगैरह स्टडीज़ होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि उनको डिस्क्रिप्शन में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है हम उसका क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर उसकी क्वांटिटेटिव स्टडीज़ जो है वो प्लान कर सकते हैं, जब हमको उनके एक्सपीरियंसेस और सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द मेन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मेन पर्पस क्वांटिटेटिव में क्या होता है, टू क्वांटिफाई एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ फिनोमेना, सिचुएशन और इशू। बेसिकली क्वांटिटेटिव में क्वांटिफाई करना किसी भी वेरिएशन, किसी भी फिनोमेना को मेजरेबल एक बाउंड्री में क्वांटिफाई करना। बट वहीं अगर हम बोले क्वालिटेटिव में तो वहाँ पे मोर ऑफ डिस्क्रिप्शन का काम होता है, वहाँ हमको क्वांटिफाई नहीं करना है, वहाँ जो चीज़ हो रही है उसको एज इट इज़ डिस्क्राइब करना है। जैसा कि हम केस रिपोर्ट में करते हैं कि केस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, केस रिपोर्ट में जैसा पेशेंट हमारे पास आता है उसकी पूरी हिस्ट्री लेके हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। देन अनदर डिफरेंस इज मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बेसिस पे, वेरिएबल मेजरमेंट के बेसिस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एम्फेसिस ऑन सम फॉर्म ऑफ ईदर मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसमें हम क्या देखते हैं कि किसी न किसी प्रकार का मेजरमेंट जो है वो वेरिएबल का जुड़ा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को हम एक यूनिट में मेजर करते हैं mmHg। फिर अगर हम बोलें कि रेस्पिरेटरी रेट, तो पर मिनट के हिसाब से हम रेस्पिरेटरी रेट को मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स जो है यहाँ पे क्वांटिफाइबल है या मेजरेबल है। वहीं क्वालिटेटिव में एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल्स, हम रादर देन क्वांटिफाइंग और मेजरिंग वहाँ पे हम डिस्क्राइब करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो भी वेरिएबल्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह के लोगों के फूड एक्सपीरियंस या टूरिज़्म एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, किसी कल्चर के बारे में जानना है या कोई पर्टिकुलर फोक इवेंट के बारे में जानना है, तो आप उनका सिर्फ जो एक्सपीरियंस है वो एज इट इज़ राइट डाउन या रिकॉर्ड करेंगे। जो भी वेरिएबल्स के बेसिस पे आप करें कि अच्छा वो पर्टिकुलर कल्चर से आपकी कितनी भावनाएं जुड़ी हैं, क्या एटीट्यूड रखते हैं आप उस पर्टिकुलर कल्चर को लेके, तो यू जस्ट हैव टू डिस्क्राइब द वेरिएबल। फिर आता है सैम्पल साइज। उसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि क्वांटिटेटिव जो है वो ज़्यादा सैम्पल साइज पे फोकस करता है, क्योंकि उनको क्या करना है, स्टैट्स निकालना है, उनको क्वांटिफाई करना है चीज़ों को। बट क्वालिटेटिव में हम कम सैम्पल साइज रखते हैं, क्योंकि जितना एक पर्टिकुलर सैम्पल से हमको डाटा मिलता है वो काफ़ी रिच होता है, तो वहाँ पे कम सैम्पल साइज में भी काफ़ी अच्छा जो है वो आप स्टडी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूअर केसेस होते हैं और उनको बेसिकली उनको रिपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट और टाइम टेकिंग भी होता है, इसलिए भी फ्यूअर केसेस वहाँ पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट बेस्ड ऑन फोकस ऑफ इंक्वायरी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो फोकस ऑफ इंक्वायरी जो है क्वांटिटेटिव में वो नैरोज फोकस इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ इंक्वायरी बट असेंबल्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स। मतलब वहाँ क्या करते हैं, पहले टॉपिक को नैरो डाउन कर लेते हैं कि हमको पर्टिकुलर इस चीज़ पे काम करना है, बट वो ज़्यादा लोगों से उसका अश्योरेंस ले लेते हैं या ज़्यादा लोगों से उसका
सैम्पल ले लेते हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट्स का। वहीं अगर हम देखें क्वालिटेटिव में, तो वो पर्टिकुलर मल्टीपल इश्यूज़ में एक बार में काम करते हैं कम लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कल्चर या कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उस कल्चर के बारे में उनका क्या नॉलेज है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके क्या पर्सनल कंक्लूजन है, ये सारे मल्टीपल इश्यूज़ को एट अ टाइम आप रिपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे इसीलिए फ्यूअर रिस्पोंडेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ मोर ऑफ डिस्क्रिप्टिव काम है, क्वांटिफिकेशन का काम नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे कम रिस्पोंडेंट से डिटेल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है क्वालिटेटिव में। फिर डोमिनेंट रिसर्च वैल्यू के बेसिस पे कि रिसर्च वैल्यू जो है वो क्या होती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव में रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, कि वो कितना अच्छे तरीके से डाटा लिया गया है और कितना नॉन बायस तरीके से लिया गया है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि क्वालिटेटिव में क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी बट डज नॉट क्लेम टू बी वैल्यू फ्री। आप उसको ऑथेंटिक मान सकते हो, बट उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो नॉन बायस है, क्योंकि हो सकता है वो इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर रिसर्चर या वो पर्टिकुलर अटेंशन को देख के अपना व्यू चेंज कर रहा हो। तो वहाँ पे वैल्यू फ्री आप नहीं कह सकते, ऑथेंटिक उसको मान सकते हैं। बल्कि ये चीज़ जो है क्वांटिफाइड या क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है वो हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट, अगर हम रैंडमाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे हम ये दर्शाते हैं कि हमने सैम्पल टेक्निक में या सैम्पलिंग लेते समय हमने जो है वो ऑब्जेक्टिविटी फॉलो की है, हमने बायस नहीं किया है। तो ऐसे डिफरेंट स्टेप्स या मेथोडोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए है, जो उसको ज़्यादा रिलायबल और ऑब्जेक्टिव बनाती है या ट्रांसपेरेंट बनाती है, जो कि हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होती है। देन अनदर डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द डोमिनेंट रिसर्च टॉपिक। तो डोमिनेंट रिसर्च टॉपिक जो है क्वांटिटेटिव में जनरली कैसा होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सप्लेन्स प्रेवलेंस, इंसिडेंस, एक्सटेंड, नेचर ऑफ इशू, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड डिस्कवर्स रेगुलरिटीज एंड फॉर्मुलेट्स थ्योरी। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च जब भी हम काम करते हैं तो हम कैसे काम करते हैं कि हम या तो प्रेवलेंस कोई चीज़ का, कि कोई डिसीज़ कितने तेज़ी से बढ़ रहा है, कितना वो डिसीज़ का रेट अब तक है, इंसिडेंस, देन एक्सटेंट उसका कितना है, फिर नेचर ऑफ इशू कैसा है कि अगर कोई इशू है पर्टिकुलर कम्युनिटी में तो वो कैसा है, उस पर ओपिनियन, उसका नॉलेज, और कोई पर्टिकुलर चीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए कि अगर हम कोई पर्टिकुलर ड्रग दे रहे हैं तो वो ड्रग का इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, और उसके बेसिस पे आप एक थ्योरी बना सकते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर कंपाउंड है इस ड्रग में, इसीलिए शायद ये ऐसा इफेक्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप बोलें कोई एक्स हर्ब है, सपोज कोई भी ABC या एक्स हर्ब है, तो वो हर्ब में कोई B कंपाउंड है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लोअर हो रहा है, और इसके बेसिस पे आप एक थ्योरी फॉर्मुलेट कर सकते हो। दैट इज ऑल क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल अबाउट। देन क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्सपीरियंस, कोई पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग, परसेप्शन और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो डोमिनेंट एरियाज़ हैं उसके बेसिस पे भी हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर कल्चर के लोगों में कोई पर्टिकुलर त्यौहार के लिए लोगों की फीलिंग और परसेप्शन क्या है, कि लोग दिवाली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, उससे रिलेटेड उनके क्या एक्सपीरियंस है, उनके लिए दिवाली का क्या मीनिंग है, उनके परसेप्शन और फीलिंग क्या अटैच है दिवाली ओकेशन को लेके। तो ऐसी सारी जो रिसर्चेज होती हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं। देन एनालिसिस ऑफ डाटा। तो डेटा एनालिसिस के टाइम पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च हम लेते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च सब्जेक्ट वेरिएबल्स टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस टेबुलेशन और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। तो वहाँ पे जो जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल्स यूज़ करते हैं, क्रॉस टेबल्स यूज़ करते हैं, और पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं वो हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स में लगाते हैं जनरली। और वहीं अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सेस, नैरेटिव्स और ऑब्जर्वेशनल डेटा टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम्स एंड डिस्क्राइब दिस। तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली हम एज इट इज़ डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, पर्टिकुलर टर्म्स या फिर नैरेटिव्स के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट करके हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, थीम के बेसिस पे हम उसको सब डिफ़ाइन करके उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाते हैं। देन कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स कैसे की जाती है, हम उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च टाइप के बेसिस पे। तो क्वांटिटेटिव
डेटा की कम्युनिकेशन या रिजल्ट की फाइंडिंग्स को हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन मोर एनालिटिकल इन नेचर, ड्राइंग इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन एंड टेस्टिंग मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा एनालिटिकल वेज हम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टैट्स के स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, तो उससे हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज़ का आज इंसिडेंस पर्टिकुलर रेट पे है, फॉर एग्जांपल कोई एक डिसीज़ है जो 1 बिलियन है, तो हम इन्फ्रेंस निकाल के ये बता सकते हैं कि वो 2050 में कितना होगा, 2024 में इतना है तो 2050 में कितना होगा। ऐसे हम इन्फ्रेंसेस निकाल के अपना कंक्लूजन जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर ड्रग का पॉजिटिव इफेक्ट है किसी डिसीज़ पे, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो इफेक्ट कितना है। तभी हम कहते हैं ना कि अच्छा ये पैरासीटामोल या कोई भी एक्स ड्रग जो है वो ये ड्रग ज़्यादा अच्छी है, दोनों सेम चीज़ के लिए ड्रग है, पैरासीटामोल के डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बट हम कहते हैं ना कि ये पैरासीटामोल ज़्यादा अच्छी है रादर देन इसके। तो वो इफेक्ट और मैग्नीट्यूड कहाँ से आया, वो स्टैट से आया, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप से हमको पता चला कि कौन सा ड्रग जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, एक्स इज मोर इफेक्टिव देन बी। तो ऐसे डिफरेंट वेरिएबल, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में बता सकते हैं। वहीं अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव इन नेचर। वहाँ पे ज़्यादातर जो है जो चीज़ हमको पता चली है वो एज इट इज़ हम थ्योरी के फॉर्म में डिस्क्राइब कर देते हैं और नैरेटिव के फॉर्म में हम बता देते हैं। मतलब मोर ऑफ डिस्क्रिप्टिव होती है वो स्टडी। वहाँ पे इन्फ्रेंसेस निकालना और कंक्लूजन निकालना जो है वो एज सच बहुत अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है। तो hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.